नमस्कार। आज हम आपको लेके चलेंगे जापान की यात्रा पर। सही सुना आपने। आप सभी का स्वागत है नई सीरीज आर यू इन द स्टोरी और आज हम कवर करेंगे जापान को। धुंध से ढकी शांत द्वीपों की एक श्रृंखला है और समुद्र की गड़गड़ाहट जैसे कोई प्राचीन रहस्य फुसफुसा रहा हो। कैमरा जब ऊंचाई से घूमता है तो दिखाई देता है जापान, कभी पूरी तरीके से अकेला, लेकिन आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक। ये कहानी है एक ऐसे देश की जिसने मिथकों से शुरुआत की, समुराई की तलवारें उठाई, साम्राज्य बनाया, दुनिया की सबसे भयानक हार झेली, त्रासदी झेली और फिर जब राख से उठकर खड़ा हुआ तो एक आर्थिक चमत्कार पूरी दुनिया को दिखाया। ये वही जापान है। जापान का एवोल्यूशन किसी युद्ध से नहीं हुआ, बल्कि हुआ एक प्रेम कहानी से। वो प्रेम कहानी है शिंतो मिथक के अनुसार देवता इजनागी और देवी इजनामी की। स्वर्ण भाले से समुद्र को हिलाया जिसने, जो बूंदें नीचे गिरी वे जापान के द्वीप बन गए। दिलचस्प बात यह है कि जापान के शाही परिवार खुद को सूरज की देवी अमतोरेसु को अपना प्राचीन देवता मानते हैं। यही कारण है कि जापान अपने सम्राट को दुनिया की सबसे पुरानी सतत मोनार्की बताता है, लगभग 2600 साल पुरानी। इसके बाद कैमरा हमें 14,000 years ago साल पुराना जोमोन लोगों के गांव ले जाता है। मिट्टी के घर, मछली पकड़ते लोग, खूबसूरत मिट्टी के बर्तन। ये लोग शिकारी थे, प्रकृति से जुड़कर जीते थे। फिर आता है यायोई काल। यहीं से जापान में पहली बार राइस एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर पूरे जापानी समाज का आधार बन गया। और फिर उभरता है एक नाम, यामातो। यह वही कबीला है जो आगे चलकर आज के जापान का पहला केंद्रीकृत शासक बना। जोमोन सभ्यता को पोट्री दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं के रूप में माना जाता है। अगर हम बात करें जापान के ऐतिहासिक परिदृश्य की, तो जैसे जैसे समाज विकसित हुआ वैसे वैसे जापान की राजनीति में भी बदलाव देखा गया। अशोका और नारा काल में पहली बार केंद्रित सरकार बनी थी। चीन का प्रभाव बढ़ा। सबसे बड़ा बदलाव बौद्ध धर्म का आगमन। जापान की आध्यात्मिक दिशा में ये पहला सबसे बड़ा कदम था। किसी बाहरी देश जैसे भारत से गया बौद्ध धर्म पूरे जापान में फैल गया। फिर शुरू होता है हेन काल, एक ऐसा युग जिसमें कला, कविता, साहित्य ने पूरी दुनिया को हैरान किया। इस दौर में दुनिया का पहला उपन्यास लिखा गया, द टेल ऑफ गेंजी। लेकिन हेन शांति ज़्यादा देर नहीं चली, क्योंकि कबीलाई संघर्ष बढ़ता जा रहा था और जापान में जन्म ले रहा था एक नया योद्धा वर्ग, समुराई। फिर आता है कामारुका मुरुमाई काल, जो आज असली सत्ता सम्राट के पास नहीं बल्कि सागोन के पास होती थी। जापान का वो दौर जहां बिसुदो यानी योद्धाओं का रास्ता सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि जीवन का एक सिद्धांत बनकर लोगों के सामने उभरा। इसके बाद धीरे धीरे आया काल ईदो का। लगभग 250 साल पहले आइसोलेशन यानी अलगाव की स्थिति बनकर दुनिया के सामने आई। पूरी दुनिया को जापान से कटा रहने के लिए मजबूर कर दिया। जापान का कला, समाज और अर्थव्यवस्था तेजी के साथ विकसित हुए, लेकिन दुनिया को इसका कभी पता ही नहीं चला। फिर 1865 शुरू होता है और शुरू होता है इसके साथ ही जापान की सबसे बड़ी क्रांति का दौर, यानी मेजी रिस्टोरेशन। म्यूजिलिज्म खत्म हुआ, शोगुन सत्ता समाप्त हो गई। जापान अचानक आधुनिकता की दौर में वापस आ गया और पूरी विश्व ने उसको नई पहचान के साथ देखा। अगर हम बात करें जापान के सामाजिक और सांस्कृतिक अध्याय की, तो ईदो काल 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: समुराई, फार्मर्स, अरिस्टेटन्स और मर्चेंट। समुराई सम्मान के प्रतीक थे, किसान, भोजन की रीढ़, कारीगर, कला के उस्ताद और व्यापारी समाज में सबसे नीचे। लेकिन बाद में यही व्यापारी जापान के व्यापारिक साम्राज्य की नींव रखते हैं। त्योहारों की रौनक, शिंतो मंदिरों की शांति, बौद्ध मठों की आध्यात्मिकता, ये सब मिलकर जापान की सांस्कृतिक आत्मा को फिर से जीवंत बनाने के लिए आगे आए।
औद्योगिकरण के बाद जापानी समाज में काम की संस्कृति और अनुशासन इतना मजबूत हुआ कि दुनिया आज भी उसकी मिसाल देती है। लेकिन ये मिसाल ज़्यादा देर तक कायम नहीं रही। संस्कृति के साथ ही आया संघर्ष का दौर। जैसे जैसे पश्चिमी विचार जापान में आते गए, धीरे धीरे शांति क्षीण होती गई। आंतरिक कलह ने जन्म लिया और फिर धीरे धीरे लड़ाई प्रारंभ हुई। लड़ाई थी ट्रेडिशन वर्सेस मोनार्की की। एक तरफ समुराई की आत्मा, आदर्श, अनुशासन, सम्मान, तो दूसरी तरफ नई विज्ञान, नई तकनीकी, नई राजनीति और नई सोच। यही आगे चलकर राष्ट्रीय पहचान के सवाल में बदल गया। 20वीं सदी की शुरुआत में जापान ने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया और इसी तेजी ने जापान को मिलिटराइजेशन में बदल दिया। इसके बाद आया विश्व युद्ध द्वितीय। मेजी के बाद जापान ने बिजली की तरह विकास किया। रेलवे, स्टील, टेलीग्राफ, शिक्षा, आधुनिक सेना, सब कुछ रिकॉर्ड स्पीड के साथ उन्नत किया गया। लेकिन जापान एक नई समस्या से जूझ रहा था, रिसोर्स की भारी कमी से। इसी वजह से जापान ने एशिया में विस्तार शुरू किया। कोरिया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया। आर्थिक एम्बिशन, सैनिक शक्ति और राष्ट्रीय गर्व ने जापान को सीधे वर्ल्ड वॉर सेकंड में पहुंचा दिया। वर्ल्ड वॉर सेकंड में जापान की पराजय हुई। यह पराजय दुनिया को भली भांति ज्ञात है। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 दुनिया के इतिहास के 2 काले दिन। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। ये परमाणु बम किसी शहर पर नहीं बल्कि पूरी मानवता और जापान के उन निर्दोष नागरिकों पर गिराए गए जो उन्नत तकनीक के लिए जाने जाते थे। धीरे धीरे जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसका साम्राज्य खत्म हुआ। इसके बाद जनरल डायलॉग्स मैकआर्थर के नेतृत्व में जापान का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। नया संविधान बना, महिलाओं को अधिकार मिले, भूमि सुधार हुआ, श्रम कानून बने, शिक्षा की नई नीति लाई गई और पूरे देश को बदलने की ओर बढ़ाया गया। जापान का आर्टिकल 9 आज भी कहता है कि देश युद्ध कभी नहीं करेगा। इसके बाद आया आर्थिक क्रांति का दौर। दुनिया जब तो चौंक गई जब 1950 से 1970 के बीच जापान ने वो करके दिखाया जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी। जापान ने इकोनॉमिक मिरेकल करके दिखाया। जापान ने एक साधारण द्वीप राष्ट्र से दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में अपनी जगह बना ली। टोयोटा की प्रोडक्शन मेथड, सोनी के वेल्कमैन, होंडा की बाइक्स और पैनासोनिक के इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आज की दुनिया के सबसे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं। ये एक दिन में नहीं बने, बरसों लगे इसे बनाने में। इसके लिए शिक्षा पर जोर दिया गया, तकनीकी में महारत हासिल की गई, काम के प्रति अनुशासन, और जापान के यही असली सफलता के हथियार बने। शायद वह अमेरिका को भी टक्कर दे देता, लेकिन फिर 1991 आया, यानी बबल बर्स्ट। रियल इस्टेट और स्टॉक मार्केट गिरता गया। जापान की अर्थव्यवस्था 2 दशकों के बाद ठहराव की ओर बढ़ रही थी। टोक्यो की सड़कों पर सूनापन देखा जाने लगा, बाजारें खाली होने लगी। यही आर्थिक चुनौतियां जापान के लिए कई बड़ी मुश्किलें लेकर आई। आज जापान तकनीकी परंपरा का एक अनोखा मिश्रण है। एक तरफ एजिंग पॉपुलेशन और काम का भारी दबाव, दूसरी तरफ रोबोटिक्स, एआई, ऑटोनोमेशन और दुनिया का सबसे कुशल बुलेट ट्रेन। एनिमे, गेमिंग, सुशी, जे पॉप, ये सब जापान की सॉफ्ट पावर बने हुए हैं। नरूतो, वन पीस, डेमोन स्लेयर जैसे एनिमे दुनिया भर में संस्कृति का एक हिस्सा बन चुके हैं। ये सब देन है जापान की। जापान में 100 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या लाखों पार है। इसे सुपर एज्ड सोसाइटी कहा जाता है। अगर हम जापान के भू राजनीतिक शक्ति यानी जियोपॉलिटिकल पावर की ओर ध्यान दें तो हमें पूर्वी एशिया में जापान की स्थिति बेहद रणनीतिक पूर्ण और एक लोकतांत्रिक शक्ति, उन्नत तकनीक और अमेरिका का मुख्य सहयोगी के रूप में सामने आती है। चीन के उदय, कोरिया के मुद्दों और इंडो पैसिफिक सुरक्षा में जापान की भूमिका लगातार बढ़ी है। G7 हो, G20 हो, UN हो, हर जगह जापान की अपनी आवाज सुनाई देती है। आज दुनिया का हाईटेक उद्योग, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल्स और इन सब में जापान आज भी ग्लोबल होल्ड अपने पास रखता है।
यह जापान की यात्रा थी, किसी चमत्कार से कम नहीं। मिथकों से शुरू हुआ एक देश आज डेवलपमेंट की बुलंदियों पर खड़ा हुआ है। जापान ने दुनिया को दिखाया कि अनुशासन, सम्मान, मेहनत और सांस्कृतिक पहचान किसी भी देश को बदल सकता है। आज जब दुनिया बदल रही है, जापान फिर एक नए मोड़ पर खड़ा है। आबादी की चुनौती, तकनीकी क्रांति, एशिया का नया भू राजनीतिक संतुलन। लेकिन एक बात तय है, जिस देश ने राख से उठकर चमत्कार दिखाया हो, वो कभी फिर से राख नहीं बनेगा। आपका इस पर क्या विचार है? हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।